नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने राजनीति में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए, जिनमें यह प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति किसी मामले में 30 दिन के लिए जेल जाता है तो उसकी कुर्सी खुद ब खुद चली जाए। क्योंकि अभी तक कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर किसी गंभीर इल्जाम में किसी सरकार का मुखिया या मंत्री जेल जाता है, लंबे वक्त तक जेल में रहता है, उसे कोर्ट से जमानत भी नहीं मिलती और वो इस्तीफा भी नहीं देता, तो ऐसे में क्या कुछ किया जाए। जेल में बंद मुख्यमंत्री या मंत्री को कोई बर्खास्त नहीं कर सकता, कोई कोर्ट उसे पद से नहीं हटा सकता। सवाल यह भी था कि क्या कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है, क्या जेल में बैठकर मंत्रालय का कामकाज निपटा सकता है। इन्हीं सवालों का जवाब इन तीनों बिल में है, जिन्हें गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया। क्योंकि इस तरह के बदलाव के लिए संविधान में संशोधन करना होगा, इसलिए इस बिल को 130वां संविधान संशोधन विधेयक का नाम दिया गया है। इस बिल को दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के साथ पास कराना होगा। विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पेश करते हुए कहा कि ये कानून बनने के बाद कोई भी जेल से सरकार नहीं चला सकेगा। ये बिल जब कानून बन जाएंगे तो प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ केंद्र और राज्यों के मंत्रियों की जवाबदेही तय होगी। जनता को साफ सुथरी, भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी सरकार मिलेगी। अगर किसी नेता के खिलाफ ऐसे आरोप में मामला दर्ज होता है जिसमें 5 साल कैद या उससे ज्यादा की सजा हो, तो आरोप लगने के बाद अगर वो व्यक्ति 30 दिन तक जेल में रहेगा तो वह चाहे प्रधानमंत्री हो या किसी राज्य का मुख्यमंत्री या केंद्र, राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र का मंत्री, उसे तुरंत इस्तीफा देना होगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देता है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल उससे बर्खास्त कर सके। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, एक बार वो आपको सुना से मानव अधिकारों और मानवाधिकार जो संविधान ने हमें दिए हैं वो छीनना चाहते हैं। ऐसे कानून संविधान में और संविधान को और संविधान के ढांचे को दीमक लगाते हैं। और आपको मालूम है कि दीमक का नतीजा क्या होता है। अच्छा खासा ढांचा अगर दीमक लग जाए तो बर्बाद हो जाता है। लोकतंत्र को बर्बाद करना इनका मकसद है। हम ये देखा जिस तरह से बिहार में SIR को लागू इन्होंने किया और जिस तरह से वोटर लिस्ट बन रही है, जिस तरह से लाखों के नाम कटे जा रहे हैं, जिस तरह से कोई एडिशन नहीं हो रही। देखिए, किसी का अगर चंदा बंद हो जाए, ऑनलाइन गेमिंग कितना बड़ा चंदा आता था सबको, किसी का जुआ, किसी का सट्टाबाजी बंद हो जाए, मतलब किसी का जो समर्थन रहा हो, मैं किसी विपक्ष का नाम नहीं ले रहा हूं, ऐसी मानसिकता वाले लोग तो उद्वेलित होंगे ही। अब विपक्ष क्यों उद्वेलित हुआ, ये समझने का अभी तक का ये रहस्य खुला ही नहीं, रहस्य का पर्दा, कि मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रधानमंत्री दायरे में आएंगे कानून के। अगर वो भ्रष्टाचार या किसी प्रकार की चीज है, इस प्रकार का कानून आएगा तो 80%, 75% से ऊपर जो सरकार है वो भाजपा या एनडीए की है, उनको नाराज होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ही प्रस्तुत किया क्योंकि भ्रष्टाचार के। देखिए, आप किसी भी गलत काम किए हुए मंत्री, मुख्यमंत्री को हटाने के और भी तरीके हैं, लेकिन आप चुने हुए सरकार को गिराने के अधिकार आप थानेदार को दे रहे हो, है ना। और इससे ज्यादा बेइज्जती किसी प्रधानमंत्री का आज तक नहीं हुई होगी। जो आज प्रधानमंत्री के वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं, अमित शाह के लिए कह रहे हैं कि तड़ी पार का नारा लग रहे हैं सदन के अंदर, मतलब थोड़ी भी इज्जत अब दोनों की बची नहीं है। सिर्फ अगर वो चर्चा चाहता वो भी आप नहीं करा रहे हो। बिल आपने जबरदस्ती हंगामे में सब पास करा लिए,
जो भी बिल आप पास कराना चाहते थे। उसके बाद विपक्ष को बोलने नहीं देते, उस जो चर्चा चाहता एक दो चर्चा कराते, वो चर्चा भी नहीं कराने दी। तो मैं समझता हूँ पूरी तरह से सरकार की जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से संसद जो है वो चलाना मुश्किल हो रहा है। लगता है कि विपक्षी दलों को फाड़ने की आदत है और जोड़ने की आदत हमको है। मतलब देश में विभाजन करने का काम विपक्षी दल का कर रहा है, समाज में फूट डालने का काम कर रहा है। कल का जो बिल था, ये बिल ये था कि भाई अगर कोई प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, उनको अगर 1 महीने की अगर सजा होती है तो उन्हें उस पद पर नहीं रहना चाहिए। और ये ज्यादा मुख्यमंत्री हमारे हैं, प्रधानमंत्री हमारे हैं, तो ये विपक्षी दलों के लिए ये बिल नहीं है, तो सबके लिए बिल है। नीतिमत्ता पर आधारित अपनी राजनीति होनी चाहिए। ये बिल विपक्ष की सरकारों के लिए मौत का वारंट है। कोई सरकार नहीं बचेगी जिसके मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर ईडी और कुछ के मामले में सीबीआई की जांचें नहीं शुरू की जाएंगी, चाहे उन जांचों में कोई तथ्य हो या न हो, और उसके आधार पर उनके इस्तीफे मांगे जाएंगे। ये विपक्ष विहीन भारत बनाने की दिशा में पेश किया गया विधेयक है। मुझे विश्वास है कि सेलेक्ट कमेटी जहां ये रिफर किया गया है वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेगी, इसको रिजेक्ट कर इसको वापस भेज देगी सरकार को। नए विधेयकों का जोरदार विरोध भी किया गया। विपक्ष के विरोध के बीच विधेयक को पेश किया गया और तीनों बिल संसद की संयुक्त समिति को फिलहाल भेजे गए। क्या कुछ राय मिलेगी वो भी देखना होगा। राजनीति में नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए इन बिलों को पेश किया गया है। तो अभी तक के कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि अगर किसी गंभीर इल्जाम में किसी सरकार का मुखिया या मंत्री जेल जाता है और लंबे वक्त तक जेल में रहता है, उसे कोर्ट से जमानत भी नहीं मिलती और वो इस्तीफा भी नहीं देता है, तो ऐसे में क्या किया जाए। जेल में बंद मुख्यमंत्री या मंत्री को कोई बर्खास्त नहीं कर सकता, कोई कोर्ट उसे पद से नहीं हटा सकती। सवाल ये भी था कि क्या कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है, क्या जेल में बैठकर मंत्रालय का कामकाज निपटा सकता है। इन्हीं सवालों का जवाब इन तीनों बिल में है, जिन्हें गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया। क्योंकि इस तरह के बदलाव के लिए संविधान में संशोधन करना होगा, इसलिए इस बिल को 130वां संविधान संशोधन विधेयक का नाम दिया गया है। इस बिल को दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के साथ पास करना होगा। आज इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोनी जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस से मुन्ना खान साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हेमंत गुप्ता जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक अहलावत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले श्याम सलोनी जी आपसे शुरुआत करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से ये नया विधेयक लाया गया है और अभी जो संयुक्त समिति है उसको भेजा गया है, क्या कुछ सबकी सहमति से राय मशूरा करके इसे फिर लाया जाएगा। लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि कुछ ऐसे नेता हैं जो एक लंबी लिस्ट है जो आपकी पार्टी में शामिल हो गए और शामिल होने के बाद उनके दाग धुल गए। जी नमस्कार, मेरा साथी मित्रों को भी नमस्ते, राधे राधे। देखिए पुष्पेंद्र जी, हाँ, मोदी जी एक ईमानदार छवि के नेता हैं। देश की 140 करोड़ जनता को मोदी जी पर अटूट विश्वास है। ठीक है। आज आप देख रहे होंगे विपक्ष के जितने भी नेता हैं, जितने विपक्ष की पार्टियां हैं,
वो क्या क्या आरोप नहीं लगाते मोदी जी के ऊपर और कितने आरोप नहीं लगाए। मोदी जी को चोर बोल दिया, मोदी जी को हमने क्या क्या बोला, मतलब जो शब्द एक प्रधानमंत्री को नहीं बोल सकते थे वो तक बोले, लेकिन जनता ने उनकी किसी बात पर विश्वास नहीं किया और मोदी जी पर अपना विश्वास और आशीर्वाद बनाए रखा। मोदी जी की जिम्मेदारी है, मोदी जी एक विकसित भारत की ओर जा रहे हैं और मोदी जी चाहते हैं हर चीज में पारदर्शिता होनी चाहिए। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी कितने घोटाले हुए थे, कितने मंत्रियों ने घोटाले किए, करोड़ों के घोटाले हुए, जेल में भी गए थे लोग, जेल से सरकार चला रहे थे। आज भी इस मानसिकता के लोग हैं, जैसा अभी आपने कहा कि कई लोग भाजपा में आ गए हैं। ये जो बिल है ना, ये बिल किसी विशेष पार्टी के लिए नहीं है। ये बिल उस व्यक्ति के लिए है जिसके अंदर करप्शन भरा हुआ है, जो बिना करप्शन के सरकार चला नहीं सकता है। और जिसमें करप्शन होगा, जिसे करप्शन की आदत होगी, जो बिना करप्शन के नहीं रहेगा, वो इस बिल का विरोध करेगा। ठीक है। और जो ईमानदारी से जनता के प्रति अपना निर्वहन करेगा, उसे किस बात का डर है। तो ये लोग जो तिलमिला रहे हैं विपक्ष के लोग, अभी मैं सुन रहा था नेताओं को, हाँ, कपिल सिब्बल जी भी ऐसा बोल रहे थे, हाँ, वो मानव अधिकार छीनना चाहती है सरकार। इसमें कहा मानव अधिकार छीने जा रहे हैं। कपिल सिब्बल साहब बहुत बड़े नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। इसमें किस मानव अधिकार का कौन कैसे हनन हो रहा है? क्या आप जनता की गाड़ी कमाई को खाना चाहते हो, करप्शन करना चाहते हो? वो आपका संरक्षण रहेगा, वो मानवता रहेगी? एक नेता बोल रहे थे भूपेश बघेल, उसको चोर बोल रहे थे पार्टी को, उनका बेटा कितने आरोपों में गिरा है, जेल गया। इनको डर है ये जो करप्शन में लीन है। हरीश रावत जी बोले हैं कि विपक्ष के लिए मौत का वारंट है। विपक्ष के लिए क्यों है? क्या सत्ता पक्ष का कोई नेता करेगा तो उसके लिए नहीं होगा? ये कानून तो बिल तो सबके लिए समान होगा ना। तो बिल बनेगा तो कानून में आ जाएगा और कानून तो सबके लिए है। तो ये केवल विपक्ष के लिए क्यों होगा? क्योंकि ये लोग जानते हैं पुष्पेंद्र जी। नहीं श्याम सलोन जी, आप मुझे ये बताइए कि ये जो आरोप की बात चल रही है कि जब तक वो इंसान पद पर है तब आरोप लगे और 30 दिन की जेल हो जाए तो उसे हटा दिया जाएगा। मेरा कहना यह है कि अभी आपने कहा कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ छवि के नेता हैं और उन पर तरह तरह के आरोप लगाते रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल ईमानदार है, उन पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है। अब जो आपकी पार्टी में 2014 के बाद जो नेता शामिल हुए, क्योंकि आपको एक तरह से वॉशिंग मशीन का भी नाम दे दिया गया था कि कोई भी जाता है तो तुरंत ही एकदम साफ हो जाता है, तो उन नेताओं को क्या किया जाएगा अगर भ्रष्टाचार की बात हो रही है? तो काफी ऐसे हैं जिन पर पहले कार्रवाई चल रही थी, आपकी पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद ईडी ने भी अपना दबाव बंद कर दिया, सीबीआई ने भी दबाव बंद कर दिया। नहीं, यदि पक्ष को लगता है कि उनके यहाँ से शायद के लोग निकल करके आए जो काफी भ्रष्टाचार में थे, तो वो सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ जाते। ईडी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है और अपने दस्तावेज पेश करें, कहे कि ये इन चीजों में ये इन्वॉल्व है, ये घोटाले इन्होंने किए हैं, तो कैसे नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? हाँ, आरोप लगे, आरोप सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी बात, जब आप मजबूत व्यक्ति के साथ जाते हो, ईमानदार के साथ जाते हो, तो आपको ईमानदारी से रहना होता है। जिसके अंदर राष्ट्र भावना आई होगी, जो राष्ट्र हित में कार्य करेगा, केवल वही मोदी जी के साथ काम कर पाएगा। चलिए ठीक है सलोनी जी। मुन्ना खान साहब, सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी। हाँ, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज वो लोग ये कानून ला रहे हैं, जबकि देश के अंदर जितने भी मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक हैं, लगभग 75% भ्रष्टाचारी मंत्री और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। जो भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी की बात करती थी, ईमानदार होने की बात करती थी, ईमानदारी से सरकार चलाने की बात करती थी, आज वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे ये दाग जरूर लगा है कि जितने भी भ्रष्ट मंत्री, मुख्यमंत्री है, आज देखिए, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे विश्वकर्मा हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे येदियुरप्पा हो, रेड्डी ब्रदर्स हो, शिवराज सिंह चौहान हो, अजीत पवार हो, एक पूरी की पूरी लाइन
भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्ट लोग हैं। और नहीं, भ्रष्ट लोग तो सभी पार्टियों में। बिल्कुल, मैं अब जी आ रहा हूँ। जबकि देश के प्रधानमंत्री ने पटल से कहा था कि अजीत पवार का 75,000 करोड़ का भ्रष्टाचार सामने आया है, इसको तो जेल करवा कर रहूंगा। दूसरी बात, हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए देश के गृह मंत्री ने बाकायदा बुकलेट बनवाया था, छपवाया था और पूरे आसाम और बंगाल में बतवाया था जो उसके भ्रष्टाचार उजागर हुए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं नमाज पढ़ता हूँ और मेरे घर में शराबी हो तो पहले मैं अपने घर को दुरुस्त करूंगा, फिर मैं आपको कहूंगा कि आप पूजा करो, आप भगवान में आस्था रखो, आप मंदिर जाओ, तभी कह सकता हूँ। मैं पूजा करता नहीं, मैं मंदिर कभी गया नहीं, हमें मंदिर में भगवान से कोई आस्था नहीं और हम बात भगवान की करते हैं, बात पूजा की करते हैं, बात नमाज की करते हैं, बात देश की करते हैं। पहले आप अपने घर को सुधारे, जो कानून है, जो लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, आप पहले उसे पद से हटवाए। मुख्यमंत्री हो आपके, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, आप उसे पहले भ्रष्टाचार से हटवाएं, ईडी सीबीआई के द्वारा जांच करवाएं, मामले को न्यायालय भेजे। अगर वो निष्पक्ष और दूध से धुला बाहर आता है तो आप दूसरे दलों को बोले कि भैया मैं ये कानून ला रहा हूँ और इस कानून में जो भी भ्रष्टाचारी होंगे उसे तो जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत मैंने अपने घर से कर दी है। तो आप अपने घर में सारे गंदगी भर रखे हो, दूसरे के घर की सफाई की बात कर रहे हो, ऐसे कैसे लोग विश्वास करेंगे? और वो लोग आज उस कानून की बात करते जो कई वर्षों तक तरी पार रहे। सवाल बहुत है, सवाल को समझने की जरूरत है और समझना भी पड़ेगा, क्योंकि ईमानदारी की बात ऐसे नहीं चलती। ठीक है, ठीक है खान साहब, ठीक है। अभिषेक अहलावत जी, क्या कुछ कहेंगे आप? जी, मैं तो खान साहब को सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने बातें कही वो जनता के हृदय की बातें कही। इन बातों से मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि वाकई में बीजेपी जो है वॉशिंग मशीन बन गई है। आप देखिए 2014 से पहले जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था तो CWG घोटाला, कोल घोटाला और उनके तार कहां से कहां तक जाते थे। मनमोहन सिंह जी के ऊपर भी उसकी आंच आती थी और जो एक कमेटी बनाई हुई थी सोनिया गांधी जी ने, जो मनमोहन गांधी जी से ऊपर थी, उसके ऊपर भी उंगलियां जाती थी। पर आप देखिए इसी भाजपा जिसने इस विषय के ऊपर चुनाव लड़ा और जीती इन लोगों के भ्रष्टाचार के कारण, आप देखिए पिछले 11 साल से इनकी सरकार है, टॉप लीडर्स में से किसी एक का नाम बताइए जो गिरफ्तार हुआ हो। छुट भैये नेताओं की मैं बात नहीं करता, आजम खान साहब हमारे यूपी का ही मैं एग्जांपल देता हूं। आजम खान और उनकी कैटेगरी के जो छुट भैये नेता थे या तो मार दिए गए या फिर जेल में पड़े हैं। पर जो उनके लीडर हैं माननीय अखिलेश यादव जी, क्या उनका दामन साफ है? और क्या मुलायम सिंह जी, आज दुख की बात देखिए कल्याण सिंह जी की आज पुण्यतिथि है और उस व्यक्ति को क्या सम्मान दिया बीजेपी ने, और मुलायम सिंह को पद्म विभूषण दिया जिसने गोलियां चलवाई, और कल्याण सिंह जैसा व्यक्ति जिसने कहा कि मैं गोली नहीं चलने दूंगा, जो हो रहा है अगर वो मेरे हाथ से बाहर है मैं गोली नहीं चलने दूंगा, उसका क्या सम्मान हुआ बीजेपी पार्टी में, ये देखने में बड़ा ही दुखद है। मुन्ना खान साहब के साथ मैं इस बात पे सहमत नहीं हूं कि बीजेपी कुछ अलग कानून ला रही है और बीजेपी इस कानून से कुछ अराजकता और एक गुंडा स्टेट, एक पुलिस स्टेट तैयार करना चाहती है, ऐसा नहीं। ठीक है मुन्ना खान साहब, कांग्रेस के राज में भी इतनी शक्तियां थी कांग्रेस के पास, मैं आपको लिस्ट आप कहोगे तो मैं आपको लिस्ट भेजना शुरू करूंगा कि प्रेसिडेंट रूल भारत में कब कब लगा, आपकी सरकार ने वो लगाया। तो एक मुख्यमंत्री के पद से हट जाने में क्या फर्क पड़ता है? आप तो सरकारें हटाने के शौकीन रहे हैं। और यहां तक बात करें आज की पॉलिटिकल क्लास की, देखिए माननीय लालू प्रसाद यादव जी के विषय में बहुत बुरा भला कहा गया है, परंतु उनमें भी इतना आत्मसम्मान था, इतनी उनमें परिपक्वता थी कि जब उन्हें दिखा कि वो फंस सकते हैं, भले ही उन्होंने अपनी अनपढ़ बीवी के ऊपर भरोसा किया, जो बेचारी अपना नाम नहीं लिखना जानती थी, एक गृहस्थ महिला थी, उन्होंने उनसे सीएम बनाया, परंतु इतनी तो उनमें मान्यता थी कि उन्होंने त्याग पत्र दिया। पर माननीय केजरीवाल जी ने आज की पॉलिटिक्स में ये साबित कर दिया है कि वो व्यक्ति अपनी वाइफ पे भी भरोसा नहीं करता, वो जेल से सत्ता चलाना चाहता है। तो इस तरह की कानून की मांग हम जैसा नागरिक करता है।
अच्छा ठीक है, मुन्ना साहब जी ठीक है, कहते हैं ठीक है। कि अगर इसमें वोटिंग करा लो तो हाँ। शायद ये ना पास हो। नहीं बिल्कुल, पर हम एलावत जी चाहते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। अगर किसी मंत्री पर या मुख्यमंत्री पर आरोप लगते हैं और 30 दिन की जेल होती है तो चलो उसे हटा दिया जाए, और ना भी हटेगा तो 31वें दिन उपराज्यपाल या फिर जो राष्ट्रपति हैं वो हटा देंगे। अब यहाँ पर सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि ये जो चुनाव होते हैं संवैधानिक तरीके से होते हैं, और अगर किसी को जनता ही चुन रही है, ठीक है, एग्जाम्पल अमृतपाल सिंह, गतिविधि देश विरोधी गतिविधियां जुड़ी हुई हैं, उसको भी जिता दिया, तो ऐसे का क्या मैं कह बता रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार बहुत मजबूत हुआ करती थी। हाँ। कांग्रेस की सरकार में उन्होंने प्रेसिडेंट रूल्स लगाए हैं। अब देखिए बंगाल में क्या स्थिति है हिंदुओं की। क्या हिंदू जब से बीजेपी की सरकार आई है, क्या शुरू से ही इनका मुद्दा नहीं था बंगाल के हालातों पे? बंगाल में क्या हालात हैं, वहां पे प्रेसिडेंट रूल आवश्यक है कि नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन में 365 एक्ट के तहत सरकार को ये उनके पास ताकत है कि अगर उन्हें दिखे कि ये स्टेट अनस्टेबल है कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल अप्लाई करे। पंजाब में प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं है? वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं है? मैं इसमें केवल ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे कांग्रेस की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि जब उन्हें लगा कि ये जरूरी है, चाहे उनके लिए पर्सनली चाहे देश के लिए, उन्होंने सही किया। इस वजह से मैं अपने मोदी जी से थोड़ा सा निराश हूं। धन्यवाद। ठीक है, हेमंत गुप्ता जी सीधा सा विश्लेषण कीजिए। देखिए पुष्पेंद्र, ये 130वां जो संशोधन है ना, वो आम आदमी की भावना से आया है। पहले आप समझिए, एक सर्विसमैन अगर जेल चला जाता था तो उसकी नौकरी चली जाती थी। एक बिजनेसमैन जेल चला जाता था, उसका शेयर खराब हो जाता था। बिल्कुल। और जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जेल में रह करके भी वोट डाल सकता है और जेल में रह करके भी सरकार चला सकता है। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 क्या कहता है? हर एक व्यक्ति संविधान और कानून के सामने बराबर है। तो जब बराबरी का दर्जा होना चाहिए तो संविधान में ऐसा कौन सा कानून था? याद कीजिए इंदिरा गांधी के कार्यकाल का 39वां संविधान संशोधन हुआ था और तब कहा गया था कि किसी भी कानून के दायरे में कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री किसी भी प्रावधान के तहत जेल नहीं जा सकता, उसे अब गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप बताइए क्या वो सही था? अगर वो सही होता तो आज बताइए अरविंद केजरीवाल 156 दिन तिहाड़ जेल में रहे और मुख्यमंत्री बने रहे साहब, तो आम जनता का विश्वास गिरेगा या नहीं गिरेगा? बिल्कुल। देश जनता से चल रही है ना, आम लोगों का देश है ना, वी पीपुल ऑफ द इंडिया है ना। तो जब जनता की आवाज आप नहीं सुनेंगे, आप चाहेंगे हम सत्ता के लोभ में बैठे रहे और सत्ता के गलियारे में हर मलाई को खाते रहे और पब्लिक जो है ठगा हुआ महसूस करे, तो आप समझिए पहली बार जनता की आवाज संसद में आई है। ये विधेयक नहीं है, ये जनता की आवाज है। अब मैं आपको गिनाता हूँ क्यों विधेयक नहीं है, जनता की आवाज है। झारखंड के हेमंत सोरेन जी सीएम रहते जेल गए, उनके जगह में बाद में चंपाई सोरेन जी को बनाया गया। बिल्कुल। तमिलनाडु के मंत्री सेथिल बालाजी से जेल गए, मद्रास हाईकोर्ट को आपत्ति करना पड़ा, सर्वोच्च न्यायालय ने कमेंट किया, तब जाकर इस्तीफा दिए। क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्या चक्कर था आपका? आप जरा सच बताइए। भारत का पहला जो संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, वो क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया था कि भारत सरकार को करना पड़ा। और वो कानून क्या था? जमींदारी उन्मूलन का कानून था, सुरक्षा देना था। संविधान आपको आर्टिकल 31A का और 31B का मैटर था, अभिव्यक्ति की आजादी का मैटर था, पिछड़े वर्ग को आरक्षण का मैटर था। यही कांग्रेस के टाइम में 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ था, जिसमें बहुत बवाल हुई थी, लेकिन इन्होंने समाजवादी धर्मनिरपेक्ष सब जोड़ा था ना कि नहीं जोड़ा था? 44वां संशोधन 78 में हुआ, इमरजेंसी का टाइम था, इंदिरा गांधी ने संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया। ये छोटी मोटी बात हुई थी। 73वां संशोधन 1992 में हुआ, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, बहुत विरोध हुआ। क्या बोला था राजीव गांधी ने? सत्ता का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र की आवाज है, तो देना पड़ेगा। 74वां संशोधन 1952 में आया, शहरी और स्थानीय निकाय को अधिकार दिए गए, बहुत बवाल हुआ। 86वां संशोधन 2002 में हुआ, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का बात हुई तो देश में हुआ कि बजट बढ़ जाएगा, दूसरी कटौती करनी पड़ेगी,
लास्ट में हुआ कि नहीं ये बहुत जरूरी अधिकार है और ये शिक्षा में सुधार लाने लगा। 91वां संशोधन जब 2003 में मंत्रिपरिषद का आकार को सीमित कर दिया गया कि सरकारें कम से कम स्थिर रहे, स्टेबल रहे, नहीं तो हर आदमी इस पार्टी से उस पार्टी में जंप कर रहा था। उसी तरह 93वां संशोधन 2005 में ओबीसी का आरक्षण का मामला था। इससे सिर्फ ओबीसी को नहीं, एसटी एसटी को भी सही दिशा में काम करने का मौका मिला। आयोग काम कर रहे थे। 2016 में जीएसटी लागू हुआ, एक संशोधन हुआ। आज जीएसटी में 1 नेशन टैक्स हो गया आपका। 2019 में देखिए 103वां संशोधन हुआ। तो आर्थिक रूप से कमजोर लोग जिसको कहते हैं ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण मिला ना साहब। बिल्कुल। 104वां संशोधन 2020 में हुआ। एसटी एससी आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, सामाजिक न्याय को मजबूती दिया। तो आप कैसे कहते हैं कि भाई आप जेल में रहते, आप अपराधी होंगे, 30 दिन जेल में भी रहेंगे और आपको विधायकी समाप्त नहीं की जाएगी? ये जनता की आवाज है ना, ये संविधान का यह संशोधन नहीं है और ये पार्लियामेंट का, ये अमित शाह का, ये नरेंद्र मोदी की आवाज नहीं है। पहली बार बोलिए ये सरकार ऐसी आई है जो जनता की आवाज को पटल पे ला रही है, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध करना उचित है, इनकी शंकाएं भी ठीक है, लेकिन ये विरोध जनता के विरोध से बड़ा नहीं हो सकता। जनता कहीं पर आवाज उठा रही है, ये संशोधन नहीं होना चाहिए। जनता बहुत खुश है और मुख दर्शक बन करके जनता ये देख रही है कि हमारे जो जिन सांसदों को हम सुनते हैं उनका ईमान और नैतिकता है कहाँ पर, देश की आवाज कहाँ सुन रहे और कौन इस देश को फैसला करके चलाएगा? क्या ये देश जो आज तक सजा भुगतता रहा है क्या आगे भी भुगतेगा? सिर्फ यही बात नहीं है। हाँ। अभी आपने देखा अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ाया है 50%। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी से अमेरिका को इतना तकलीफ हो रहा था? ये ऑब्वियस है क्योंकि पर्सनालिटी से भारत की जो जीडीपी बढ़ रहा है उससे तकलीफ है। लेकिन इसमें विपक्ष की, आपके देश के विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका है, जिससे अमेरिका जैसा देश और मुनीर जैसे मौलवी जो है पाकिस्तान के, वो आपके देश को आग दिखाना शुरू किए। तो विपक्ष, ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए जो अपराध भी करे और उसको अपराधी भी ना कहा जाए। ठीक है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से रविंद्र आनंद जी भी जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, आवाज मिल पा रही मेरी आपको? जी आ रही है। हाँ रविंद्र जी, आपको पता होगा इन तीनों बिलों के बारे में, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? क्योंकि जो आपके नेता हैं वो तो 156 दिन जेल भी काट कर आ चुके हैं। देखिए ऐसा है पुष्पेंद्र जी, हाँ, कि हमने ऐसा देखा है कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार है वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं संविधान पर ही छेड़छाड़ करती दिखाई दे रही है। हम देख रहे हैं कि संविधान को किस प्रकार कुचलने का काम, संविधान को बदलने का काम, अमेंडमेंट्स करने का काम ये केंद्र की सरकार कर रही है। हमने ये भी देखा कि जो हमारे देश के नेता हुए, हाँ, चाहे महात्मा गांधी, चाहे जवाहरलाल नेहरू हुए, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हुए, ये सभी लोग जेल में रहे हैं। और जब संविधान बना तो उसमें इस बात को नहीं रखा गया। उसका एक कारण ये था कि कई बार राजनीतिक मंशा के कारण आरोप प्रत्यारोप करके लोगों को जेल में डाला जाता है। जैसा कि हमने दिल्ली में भी देखा कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला गया, मनीष सिसोदिया जी को डाला गया, सत्येंद्र जैन जी को डाला गया, जिन्हें बाद में क्लीन चिट भी मिल गई। सवाल ये है कि एक व्यक्ति जो राजनीति के शीर्ष तक बहुत मुश्किल से पहुंचता है, बहुत ज्यादा मेहनत करके पहुंचता है, उसके बाद उस पर यदि कोई आरोप लगा दिया जाता है और उसे जेल जाना पड़ता है, तो क्या उस पर, उसकी राजनीति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा? क्या जब वो जांच के बाद बिल्कुल ठीक पाया जाएगा, बरी हो जाएगा, या उस पर कोई दोष सिद्ध नहीं होगा, क्या तब उसकी जो ख्याति होगी, जो साख होगी, या उसका जो पॉलिटिकल कैरियर होगा, इस विधेयक के बाद क्या आपको लगता है वो बचा रहेगा? देखिए, हमारे जो
संविधान बनाने वाले लोग थे या संविधान की जो पूरी सभा थी, उन्होंने जो भी कुछ सोच समझ के बनाया, हालांकि हमने उसमें, जैसा कि अभी मैं हेमंत जी को भी सुन रहा था, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। हमने देखा कि जमींदारा एक्ट किस प्रकार समाप्त किया गया, हमने देखा कि 44वां संशोधन देखा, हमने 43वां संशोधन देखा जो कि बड़ा था, 44वां भी, और 73वां संविधान संशोधन हमने जो देखा, 74वां देखा, और भी हमने 2005 में जो संशोधन हुए, मनरेगा एक्ट आया, या और बहुत से ऐसे एक्ट आए। देखिए जो हेमंत जी ने कहा कि जो सीधा पब्लिक को टारगेट करके अगर कोई चीज की जाती है तो पब्लिक उसमें इंटरेस्ट लेगी, अपनी बात रखेगी, लेकिन चूंकि ये प्रत्यक्ष रूप से जनता को प्रभावित नहीं करता, ये प्रत्यक्ष रूप से जनता को प्रभावित नहीं करता, ये किसी पार्टी विशेष को जरूर प्रभावित कर सकता है। ये भी हमें समझना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले समय में लोगों पर आरोप लगाकर उन्हें जेल में डालेगी पहले, और फिर 30 दिन के बाद उसके मुख्यमंत्री को हटा देगी, चाहे उसमें ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी रहे हो, चाहे जितने जो विपक्ष के इस समय मुख्यमंत्री हैं, उन सबको हटाए जाने की ये प्रक्रिया है। ये भी हमें समझना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है वो संविधान में छेड़छाड़ करने का काम कर रही है, उसको कुचलने का काम कर रही है, उसे बदलने का नहीं, काम बिल्कुल कर रही रविंद्र जी। है। और अगर आपको लगता है कि भाजपा छेड़छाड़ कर रही है तो विपक्ष तो विरोध तो सिर्फ विपक्ष ही कर रहा है, जनता कहां विरोध कर रही है? मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ये मुद्दा प्रत्यक्ष रूप से जनता से नहीं जुड़ा है, इससे एक आम आदमी सीधे सीधे प्रभावित नहीं होता है। हमें भी तो समझना पड़ेगा ना। सपोज करो आज वो कोई ऐसा टैक्स लगा दे जो एक आम आदमी, एक साइकिल चलने वाले पर, एक स्कूटर चलने वाले पर, एक पैदल चलने वाले पर को प्रभावित करता हो, तो वो आवाज निकलेगी। लेकिन ये तो प्रभावित करेगा जो शीर्ष पे नेता पहुंच चुके हैं, जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि आपके पास, ठीक है, कॉरम पूरा है आपका, आपके पास संख्या बल है, सब कुछ। अच्छा, ठीक है रविंद्र, चलिए, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। पड़ेगा। अभी कुछ बातें ऐसी हैं, अभी कुछ बातें ऐसी हैं, एक लिस्ट कल को आपको भी विपक्ष में बैठना है। हाँ, समझना पड़ेगा। बिल्कुल, अभी बिल्कुल। नहीं, साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको भी विपक्ष में आना है। बिल्कुल ठीक बात है। कांटे अच्छा रविंद्र, हाँ, जिस ठीक पर है, आपका चलना मुश्किल हो जाए। सुन लीजिए आप। एक लिस्ट मेरे पास भी है जिसमें कुछ ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए, जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे। आपकी नजर में विपक्ष में कोई ऐसा नेता है, मंत्री है, जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा हो? बहुत सारे हैं। कांग्रेस में कौन कौन? अगर आप उत्तराखंड के परिवेश में देखेंगे तब भी आपको मिल जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो संगीन आरोपों में चल रहे हैं, जिन पे केस चल रहे हैं, कुछ ना कुछ जिन पे केस लगे हुए हैं। अगर आप यूपी में जाएंगे तो भरमार है। नहीं, यूपी में कांग्रेस में है कोई? आपको लगता है कांग्रेस में? जी, कांग्रेस में देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि राजनीति में जो व्यक्ति आया उस पर आरोप भी लगेंगे। वो कोई ना कोई ऐसा काम भी करेगा जो जनहित से जुड़ा होगा, उसकी उसमें। रविंद्र जी, अब तो आपको बोल देना चाहिए, क्योंकि जब आपका गठबंधन नहीं था तब भी आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे, और अब तो फिलहाल है भी नहीं, तो अब तो बोल दीजिए साफ स्पष्ट, क्या हो गया? नहीं, मैं तो, देखिए, आप इसको कांग्रेस बीजेपी से मत जोड़िए। मैं तो कह रहा हूं, एक कोई नेता है, अगर वो 30 साल राजनीति करके आगे आया है तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, कुछ ना कुछ उसका जो इतिहास रहा होगा। हो सकता है बहुत अच्छा रहा हो सकता है वो बहुत अच्छा नेता रहा हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो कोई ऐसे परिवेश से आया हो। चलिए, ठीक है, कुछ ऐसा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी एलावत जी भी कुछ कहना चाहते हैं, और मैं आपको बता दूं कि अभी आपने कहा कि इतिहास रहा होगा 30 साल पुराना, कुछ ना कुछ किया होगा, तो मेरे हिसाब से तो 20% ही ऐसे नेता होंगे जो अच्छे होंगे, वरना सबका इतिहास तो वही है, दबंगई, फिरौती, माफिया, इन्हीं से जुड़ा हुआ। इसमें यूपी में आपको ज्यादा उदाहरण मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। रविंद्र भाई, जी। और पुष्पेंद्र भाई, मैं एक बात कहना चाहूंगा, किसी भी राजनीतिक विशेषज्ञ को अपनी राजनीतिक प्रेफरेंस बतानी नहीं चाहिए, ना उसका पास्ट बताना चाहिए। बिल्कुल। पर मैं एक सच्चाई, ये जो कमेंट करने वाला हूं, उससे पहले मैं एक स्पष्टीकरण दे दूं
मैं अन्ना हजारे आंदोलन का, उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र था, बहुत पहले जुड़ने वाले लोगों में था। अपनी जो मेरा स्टाइपेंड आता था एज ए स्टूडेंट, उससे मैंने 5,000 रुपए आम आदमी पार्टी को बनाने के लिए डोनेट किए थे। मैं शुरुआती डोनेटर्स में था, मैं ट्रू बिलीवर्स में था कि ये पढ़े लिखे लोग हैं और कुछ बदलाव लेके आएंगे। बिल्कुल। पर अफसोस देखिए, पतन देखिए। आज मेरे भाई रविंद्र उन नेताओं का नाम लेते हुए डर रहे हैं। शीला दीक्षित, सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम, किसको गालियां नहीं दी केजरीवाल जी ने, और खुल खुल के गालियां दी। आज आप उनका नाम लेते हुए डर रहे हैं कि हमारा आइडियोलॉजिकल, आपका आइडियोलॉजिकल पतन तो देखिए मेरे दोस्त। और फिर मैं अब बताता हूं कि केजरीवाल जी अपनी सत्ता क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे। मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे। वो मुख्यमंत्री पद इसलिए नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि उनके हिसाब से सरकार वो ही थे, सरकार वो ही थे। उनके जाते ही आम आदमी पार्टी की सरकार खत्म। लालू प्रसाद यादव जी इतने परिपक्व नेता थे। आप कर रहे थे ना बात कि जिस नेता में दम होता है, तो मैं बताता हूं दम वाला नेता कौन होता है। अमित शाह जी पूरी ताकत से गुजरात में सरकार थी, केंद्र की सरकार ने झूठा मुकदमा लगाया, तड़ी पार हुए, इस्तीफा दिया, और पूरी 12-12, 14-14 घंटे रिकॉर्डेड है मेरे दोस्त, हंसने की बात नहीं है। और चलो अमित शाह का आप मुझे बीजेपी का स्टूज कहोगे ना, छोड़ के मैं लालू प्रसाद यादव जी का एग्जांपल देता हूं आपको। आप सोचिए तो सही, जिस लालू प्रसाद यादव जी को धो धो के जूते मारे पूरे हिंदुस्तान ने, कॉमेडियंस ने, उस व्यक्ति ने भी इतना इतना आत्मसम्मान था तो कि मैं इतना तो जनता से झूठ नहीं बोल सकता। उसने झूठ में ही सही अपनी वाइफ को तो बैठाया। क्या केजरीवाल जी की पार्टी में उनके अलावा आइडिया, मतलब वो कहते हैं कि व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। आप भी यही कहेंगे ना, नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण नहीं है, संघ भी यही कहता है, बीजेपी भी यही कहता है, आपकी पार्टी भी यही कहती है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस की बात अलग है, सपा की बात अलग है, पर याद रखिए आम आदमी पार्टी के सिद्धांत क्या थे, व्यक्ति बड़ा नहीं है। तो क्या केजरीवाल जी का कोई और व्यक्ति नहीं था जो उनकी जगह आके बैठ सकता? कितने समय तक उन्होंने जनता के साथ ही अत्याचार किया। इस कानून की मांग जनता ने की है रविंद्र जी, और अगर ये कानून ये सरकार नहीं लाती, और मैं एक और बात बोलता हूँ, मैं बीजेपी से बड़ा निराश हूँ। सुनिए रविंद्र जी, मैं बीजेपी को इस समय धोने वाला हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। ये इन्होंने प्रस्ताव जेपीसी में भेजने के लिए भेजा है, बिल्कुल ये रखा नहीं है। और अमित शाह जी अगर चाहते ये प्रस्ताव इसी सत्र में पास हो सकता था। मुझे अफसोस है अमित शाह जी से और बीजेपी की इस परफॉर्मेंस से, ये जेपीसी में भेजने लायक नहीं है। इस पे चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा हो ना हो ये जनता के हित में है, इसे पास करे आइए। ठीक है श्याम सलोनी जी, ये जो पूरा मामला है अगर देखें, अगर आपकी पार्टी के किसी मंत्री पर भी आरोप लगते हैं तो इस्तीफा तो उन्हें भी देना पड़ेगा। और अगर हम निचले स्तर से देखें तो कुछ विधायक ऐसे भी हैं जिनका इस लिस्ट में नाम आ भी रहा है, हालांकि अभी मैं अपने मुंह से कहना भी नहीं चाहता। अगर कोई आम आदमी भी उन पर आरोप लगाता है तो उसमें निष्पक्ष जांच करने में तो आपकी भी सहभागिता रहेगी। देखिए पुष्पेंद्र जी, निश्चित तौर पर मोदी सरकार में भेदभाव नहीं है। यदि हमारी सरकार का हमारा कोई विधायक, हमारा कोई मंत्री किसी भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व पाया जाता है, ये बिल आई इसलिए रहा है कि इसके अंतर्गत सभी लोग आते हैं, सभी पार्टियों के लोग हैं। अगर वो जेल जाता है, 1 महीने से ज्यादा रुकता है, उसको पद छोड़ना ही होगा। इस बिल की एक खासियत ये भी है, जब वो वापस आ जाता है तो अपने पद को ग्रहण कर सकता है। बात नहीं कि परमानेंट उसका कोई पद जा रहा है, लेकिन जब आप जेल में हैं तब आप उस संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं रखेंगे, वो कोई भी हो। आप रविंद्र जी जो बात कह रहे हैं कि जनता के हित के लिए नहीं है, जनता से इसका सरोकार नहीं है, मैं कहता हूं कि मोदी जी का अब तक जितने भी बिल हुए हैं, जितनी भी योजनाएं हुई हैं, वो सीधे सीधे जनहित के लिए हुई हैं। और रविंद्र जी यही कारण है, 3 काले कानून जनता के हित में थे। श्याम सलोनी जी, 3 काले कानून जनता के हित में थे। बोलिए, सब जनता के हित में है। हित में वापिस क्यों लिए? सरकार है ये, वापिस क्यों लिए?
अगर हित में थे तो वापिस क्यों लिए? गलत हित में थे नहीं थे तो क्यों लाए? 3 काले कानून। नहीं रविंदर जी प्लीज एक एक करके अच्छा समस्या ये भी है आपके हाथों में। हेमंत गुप्ता जी समस्या ये भी है कि या तो अगर पहले कुछ काम कर दिया तो विपक्ष आवाज उठाएगा ये आपने क्यों किया, और अगर वापस ले लिया तो फिर बोलते कि वापस क्यों लिए। और यही कहानी थी ऑपरेशन सिंदूर की। पहले बोल रहे थे कि वो आतंकवादी कहाँ मिले नहीं, अब एनकाउंटर में मार दिए गए तो पूछ रहे हैं कि आज ही के दिन क्यों मारे। जिस पैनल में पुष्पेंद्र जी इवेंट मैनेजमेंट से आप प्रभावित हो सकते हैं, हम नहीं। नहीं मैं तो सभी से प्रभावित हूँ, मैं तो आपसे ही प्रभावित हूँ। मैं इवेंट मैनेजमेंट से मैं प्रभावित नहीं हो सकता। आपको जनता ने जवाब दे दिया है। हेमंत गुप्ता जी जनता ने जवाब दे दिया है। ठीक है जनता ने जवाब आपको दिया है कल काल पे। रखिएगा आप, जनता ने आपको चेयरमैन कराया था उसे आपको गिरा दिया। ठीक है सलोनी जी, हेमंत गुप्ता जी। श्याम सलोनी जी, रविंद्र जी, मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ। देखिए ना मैं किसी पार्टी से हूँ और ना किसी पार्टी का समर्थन कर रहा हूँ, पर मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। आप किसी भी पार्टी के हो, पर किसी भी लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का एक सेंस होता है और दूसरा पार्ट होता है उसका एसेंस। किसी भी जस्टिस का इम्पैक्ट और इफेक्ट दो अलग अलग चीजें होती है। लॉ एक अजम्पशन प्रेजम्पशन एक सर्टेन चीज है, लेकिन हम उसको अजम्पटिव प्रेजम्पटिव बना देते हैं। जैसा अभी जो पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा है, दैट इज अजम्पशन प्रेजम्पशन। यदि ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, यदि वैसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए कि 30 डेज में आप देखिएगा उसका जो सेक्शन है, आपको गौर से देखिएगा तो आपको बताएगा कि भाई देखिए 75 है उसका क्लाउज ए, उसको आप ध्यान से देखिए तो आपको वो बता रहा है कि जब तक 30 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्रेसिडेंट हाउस डिक्लेयर नहीं करता है, यू कैन नॉट बी एक्यूज। 30 डेज इज अ प्रोविजन। अब उसका एसेंस देखिए, जब 30 डेज का प्रोविजन आता है तो पुलिस मैनुअल में चेंज करना पड़ेगा, आइदर और बाय द वे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जब होता है तो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन देगी और फिर ये अमेंडमेंट आएगा कि भाई विद इन 60 डेज नहीं, इस मामले में विद इन 30 डेज चार्जशीट सबमिट करो। चार्जशीट सबमिट करने का मतलब हुआ कि पुलिस आईओ जिसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, he must be compelled by the law to submit the report within 30 days. That report will declare either he will be convicted or not. That will decide whether he is an accused or not. तो जब आपको एक्यूज है ही नहीं, क्राइम करेंगे नहीं, इसके बाद ही प्रोविजन होगा, यू कैन मूव टू दी अपील बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ऐसा थोड़ी है कि संविधान बन गया, 30 दिन हो गया, विधायकी चल गई तो फिर नहीं होगा। रिस्टोरेशन भी होगा भाई, रिस्टोरेशन होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दी कि नहीं ही इज नॉट एन एक्यूज, तो जैसे अभी आपने बताया रविंदर जी ने मनीष सिसोदिया वाले मामले में, आई एग्री विथ यू, दिस इज द फॉल्ट पार्ट ऑफ द ईडी। ये ईडी का है और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है लॉ के सामने। बिल्कुल। Why ED has not placed the evidence against him after passing of 2 years? This is the big question. So I agree with you, but don't go for assumption presumption. Law cannot be assumptive presumptive. That should be certain. Brother, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर, they are the represented, who are the representative of public. पीपल ऑफ इंडिया में आपको बार बार बोल रहा हूँ, पब्लिक को ये विश्वास जाएगा। कल जो धमक दिखाते थे तीसरे, मैं एमएलए हूँ, मिनिस्टर हूँ, मेरी ये गाड़ी जाएगी, मेरी वो गाड़ी जाएगी, मैं हाईकोर्ट जा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ, एमएलए पास कर रहा हूँ, उसकी गाड़ी रोक चली गई, मेरी गाड़ी रोक दी तो मैं पुलिस वाले को बताता हूँ, तुम जान रहे हो कौन है। ये धौंस आप नहीं दिखा पाएंगे। अब आप हम्बल होंगे डर से कि भैया मैं 30 डेज में चला ना जाऊं अंदर, तो पहली बात है कि आपकी हम्बलनेस बढ़ेगी, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ेगा, पब्लिक रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, पब्लिक के बीच में बहुत माइल्ड बिहेव करेंगे,
पब्लिक को लगेगा कि ह्यूमैनिटी आ गई, ये तो हमारा फ्रेंड है, तो आपका भी जो ग्रीवांस है ना, इमेज बढ़ेगा, गुडविल बनेगी, आपका पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा होगा। आप पॉजिटिव पार्ट को देखिए ना। आप लोग बीजेपी में, कांग्रेस विपक्ष में, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो नेगेटिव पार्ट को लेके चल रही है। मैं बार बार कांग्रेसियों को कहता हूं कि यार पॉजिटिव सोचो, आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे, बिग थिंक, बड़ा सोचो तो बड़ा हरकत होगा। पब्लिक के बीच जाओ, पब्लिक गवर्नमेंट में काम करो, पब्लिक लिटिगेशन का काम करो, तब समझ में आएगा पब्लिक को कि दिस इज अ पार्टी ऑफ पीपल। लेकिन अभी अब क्या लग रहा है लोगों को, भैया ये जब देखो तब ये तमाशा बनाता है, बिल्कुल ये सही तो बात। कानून नहीं लाने देना चाहता है। आप बताइए, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कानून क्यों नहीं आना चाहिए? क्या हमारे लोग मरते रहेंगे? क्या एक देश में 2 झंडा 2 संविधान होगा? क्या वहां पर अलग उसको विधायकी मिलेगी? क्या वहां अलग स्वास्थ्य संस्था होगी? तीसरा, आपको आया गेम के रूप में बच्चों को 10 रुपए का लालच दे करके आप ज्ञान के नाम पर आप उसको लॉटरी दे रहे हो, लॉटरी के बाद आप जुआ खिलवा रहे हैं। तो ये कौन सा कानून है जो बिल्कुल काफी चीजें हैं जो देखने वाली हैं और जिनको लेकर फिलहाल सरकार गंभीर भी है। और मुन्ना खान साहब सुन पा रहे हैं आप, या अभी हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है? लगता है खान साहब हमारे साथ नहीं है। लेकिन रविंद्र आनंद जी, बात यह है कि जितना विपक्ष डरा हुआ है, मेरे हिसाब से तो विपक्ष को नहीं डरना चाहिए, विपक्ष को तो खुश होना चाहिए। और जिन नेताओं पर आरोप लग रहे हैं, जो आप शुरू से कह रहे थे कि भैया वो नेता भ्रष्टाचारी थे और अब एनडीए का पार्ट है, तो आप तो इस मुद्दे को बड़ा बनाकर बैठ जाइए कि भैया उन नेताओं पर कार्रवाई करिए, उन पर जांच करवाइए, ठीक है? अगर वो भी दोषी पाए जाते हैं तो भाजपा सरकार या एनडीए सरकार ये थोड़ी बोल रही है कि हम उनको बख्श देंगे। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। इस पर मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। पहली तो ये कि ईडी और सीबीआई जिस प्रकार हमने पिछले 5 वर्षों में देखा या 10 वर्षों में देखा कि जानबूझकर चीजें बनाना और अपने हिसाब से सामग्री एकत्र करके किसी के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा पूरे देश में चलाना, उसके बाद उसको हिरासत में लेना, उसको रिमांड में लेना, उसको जेल डालना और बाद में क्लीन चिट दे देना। देखो, मैं सवाल उठा रहा हूँ क्लीन चिट पे। मैं कह रहा हूँ या तो आप पहले से ऐसा कुछ निकाल लो कि भाई हाँ ये आरोपी है, इस पर दोष सिद्ध होगा ही होगा। बाद में आप क्लीन चिट किस मुंह से देते हैं? देखिए, जो ये कहा गया है कि सीबीआई और ईडी, मुझे लगता है इनको अपनी कार्यशैली को ठीक करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो हेमंत जी ने कही, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। हेमंत जी को ध्यान होगा, क्योंकि मैं भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। जब 1976 में इंदिरा गांधी जी ने, तत्कालीन जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री रही हमारी, उन्होंने बहुत सारे अमेंडमेंट किए। लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि ये आधा संविधान है, उस समय आधा संविधान कहा गया उसे। लेकिन जैसे ही 2 साल बाद जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई की सरकार आई, उन्होंने सब बदल दिए। तो ये भी क्या मतलब इस पर हम क्या मान के चलें, कल को आने वाली सरकार इसको बदलेगी नहीं बदलेगी? मेरा इस पर ये कहना है कि इसको गहन चर्चा के बाद, विपक्ष की भी चर्चा के बाद, सभी दलों से राय लेने के बाद इस पर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जो आज पक्ष में है वो कल विपक्ष में होंगे ही होंगे, जो आज विपक्ष में है वो कल पक्ष में होंगे, केंद्र में होंगे, राज्यों में होंगे, कहीं भी होंगे। तो मेरा ये कहना है इस पर एक राय होना आवश्यक है। और एक राय हम तब होते हैं जब हम चर्चा करते हैं, जैसे अभी हेमेंद्र गुप्ता जी ने कहा, हमारे भाई ने कहा, अभिषेक भाई ने, कि हम जब चर्चा नहीं करेंगे, हम जब बात ही नहीं करेंगे, हम जब आपस में उलझेंगे तो कैसे चलेगा? हमें एक दूसरे की बात को सुनना पड़ेगा, हमें भी देना पड़ेगा। बिल्कुल रविंद्र आनंद जी, बात बिल्कुल यही आ रही है, बात बिल्कुल यही है, क्योंकि विपक्ष विरोध करने से मतलब विपक्ष को वो यही नहीं देख रहा कि क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ नहीं आ रहा। पुष्पेंद्र जी, अब दूसरा, जैसा कि हमने अभी एक लाइन जोड़ूंगा, जैसा कि हमने अभी परसों गैरसैंण में खुद गया था, आपने मेरी वीडियोस देखे होंगे। गैरसैंण में क्या हुआ कि जो विपक्ष था वो उसका एक
सवाल था कि प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को लेकर के जो उत्तराखंड में गोलियां चल रही हैं उस पर वो अपनी बात कहना चाह रहे थे, जिसे माननीय अध्यक्षा ने, जो विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूरी हैं, उन्होंने उस बात को सिरे से खारिज करा और कहा इस पर चर्चा नहीं होगी। और क्या हुआ, बवाला हुआ, सत्र भी स्थगित हो गया और आज करोड़ों रुपए जो खर्च हुए गैरसैंण में, 8,000 करोड़ की संपत्ति को हम हाथी के दांत के रूप में देख रहे हैं कि ये हाथी के दांत हैं। एक भवन बनाए जिस पर कोई काम नहीं होता। शीतकालीन जब सत्र होता है तो वहां पे लोग चढ़ना नहीं चाहते, ग्रीष्मकालीन में नहीं। बिल्कुल रविंदर जी, काफी बातें, एक तो सत्र की अवधि 4 दिन की बढ़ा दी, काफी ज्यादा चर्चा होती कैसे, सबसे बड़ी बात है। और वहां पर आप सही हैं, तभी तो जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी आपका समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, बात सुननी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जैसे हेमंत जी हैं, अगर मैं कोई बात कह रहा हूं तो वो सुन रहे हैं, उनकी बात को मैं सुन रहा हूं, निश्चित तौर से निष्कर्ष निकलेगा। अगर आप मुझे ये कह दें कि मैंने बोलना ही नहीं है और मेरी बात को काटेंगे तो मुझे लगता है फिर सदन चलने वाला नहीं है। हाँ ठीक है श्याम सलोने जी, क्योंकि अभी जैसा मैंने रविंदर जी से कहा भी था कि जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए कुछ नेता हैं, ठीक है, आप उनके खिलाफ आवाज उठाइए, लेकिन कहीं ना कहीं तस्वीरें ये निकलकर सामने आ जाती हैं कि आपने तो विपक्ष को पहले से किसी न किसी मामले में उलझाया हुआ। विपक्ष सोचता है कि हम अपना बचाव कर लें, सामने वाले का तो तभी देखा जाएगा। पुष्पेंद्र जी, अभी देखिए सदन में लगभग 120 घंटे का समय रखा था कि चर्चा होगी, हाँ, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी। हाँ, उसके 35 घंटे की चर्चा ढंग से नहीं हो पाई है। तो विपक्ष कहाँ चाहता है कि चर्चा हो? बिल पर तो हमने तो कहा था कि चर्चा कीजिए, विपक्ष ने आज कितना हंगामा किया, कल कितना हंगामा किया। जब अंतिम दिन में आपको बैठ करके लोकसभा अध्यक्ष जी चाय का जो हमेशा का रहा है, आपने वो चाय का भी बंद कर दिया। इतना अपना मतभेद हो सकते हैं, मनभेद की आपने तो कर दी। अब बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? अभी रविंदर जी बोल रहे थे कि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे मैं बार बार बतला रहा हूँ। डायरेक्ट, और चूंकि जनता ही नहीं जुड़ता है, इनडायरेक्ट, ये जनता के पास जाना नहीं चाहते, जनता के बीच से जाना। 1-2 बार इन्होंने जनता को गुमराह कर दिया, जैसा अभी अभिषेक जी ने बताया था कि उन्होंने 5,000 रुपए दिए थे। तभी पंजाब में आपका खाता नहीं खुला। आप देखिए, हम गुजरात में आपको हराएंगे। श्याम जी, हम गुजरात में आपको खदेड़ेंगे। आपके 40 साल पुराने गर्व में हम आपको बढ़ाएंगे। रविंद्र जी, आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। यही आपकी गलती है। हमने आपको बड़े गंभीरता से सुना था। मैं गंभीरता से सुन रहा हूँ। आप व्यक्तिगत रूप से कहेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। हम आपको बोलने नहीं देते और अगली डिबेट में आपका नाम नहीं लिया। ठीक है ठीक है ठीक है अपने देखिए, ये निवेदन रहेगा। देखिए, सभ्यता बनाए रखे, आप पढ़े लिखे आदमी। ठीक है। आप दूध के धुले नहीं है। आपके ऊपर कितने आरोप लगे थे। आप कभी ईडी को, कभी सीबीआई को, कभी आप ईसी को टारगेट करते हो। आपके पास हिम्मत नहीं है जनता के बीच में जा सको। आप जनता के बीच में जाइए, अपनी बात रखिए। कैसे नहीं जनता आपको सुनेगी? इसी जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, 2 बार बनाया, 3 बार बनाया। क्यों आपको जनता ने इतना नकार दिया? क्या आप में कमियां थी? पहले उन कमियों को ढूंढिए। और क्यों बीजेपी को जनता नहीं रहा? क्यों बीजेपी जनता पसंद नहीं कर रही है? आप जानते हैं। ठीक है। हेमंत गुप्ता जी, ठीक है, शांत हो जाइए, समय कम आप कर रहे हैं ना रविंदर जी, समय कम प्लीज। ठीक है, हेमंत गुप्ता जी, अभी बात चल रही है। अभी रविंद्र आनंद जी खुद बोल रहे थे कि जब तक पक्ष और विपक्ष, शांत हो जाइए, अब डाउन कर दीजिए, अब डाउन कर दीजिए। आप रोहिंग्या को बचा देते हो। ठीक है, अब डाउन कर दीजिए। क्या बांग्लादेश? हेमंत गुप्ता सुन पा रहे हैं आप? अभी रविंद्र गुप्ता जी ने एक बात कही बड़े अच्छे से कि जब तक पक्ष और विपक्ष अच्छे से एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो तब तक इस तरह के जो मामले हैं वो चलते रहेंगे। अब आखिर बात कैसे कर लें? जब दोस्ती हो जाती है तो एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाते, जब दोस्ती नहीं होती है तो फिर वही सामने वाला भ्रष्टाचारी है, पहले भी भ्रष्टाचारी था, बातें फिर खुलकर सामने आ जाती हैं। तो जब एक दूसरे का इसी तरीके से बचाव करेंगे तो फिर कैसे ये चीजें दूर हो पाएंगे? पुष्पेंद्र जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि पैनल में जितने लोग हैं बड़े सुलझे हुए लोग हैं और बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। मैं रविंदर जी की बात को ध्यान में रखकर बोल रहा हूँ, मैं नोट किया हूँ उनकी बातों को। पहली बात की रविंदर जी, ईडी और सीबीआई की जो बातें आपने कही, मैं आपको बताऊं कि ये जो नजीर पेश हुआ इस बार, जो ईडी को नहीं मिला है, इस पर आप ये मत समझिए कि पार्लियामेंट ही अल्टीमेट है।
सुप्रीम कोर्ट इसको कॉग्निजेंस ले चुकी है और ये एक तरह का मिसाल होगा जब सुप्रीम कोर्ट हर बार नॉक करेगा सीबीआई को और ईडी को, वेयर इज द एविडेंस। तो आप इसको मत सोचिए इजी है, ये एक बहुत बड़ी मिसाल हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बात आएगी जो हर बार ये जजमेंट में आएगा, अगर एविडेंस नहीं है तो वो बेल हो जाएगा। आपको एक बात बताऊं, अभी एक बेल में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, 5 साल से कम के जितने भी सजाएं उसको हर एक हाईकोर्ट को डायरेक्शन दिया, लोअर कोर्ट को भी, कि आप बेल को किसी भी कंडीशन में ना रोके, उनको बेल दें, वो उनका राइट है, इसलिए आप दीजिए। अब आपके मामले में देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन है, 5 साल से ऊपर, तो इसमें आपको एडवाइस भी मिलेगी। अब आते हैं पब्लिक की बात पर, जो श्याम सलोने जी कह रहे हैं, ये प्योरली पब्लिक मैटर है रविंदर जी, ये पॉलिटिकल, पहले पीपल है, जनता होगी तभी तो राजनीतिक पार्टी होगी, तो वोट तो हमारा है साहब, हमारे प्रतिनिधि का मामला आ रहा है पॉलिटिकल पार्टी से, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम अल्टीमेटली हम ही हैं, मतलब जनता है। और तीसरी बात आती है कि मैं ममता जी की बात को भी ध्यान से सुन रहा था, जब टीवी पे देखा था, तो उन्होंने क्या कहा कि सुपर इमरजेंसी से भी आगे चली गई है। ये जो अमेंडमेंट होने जा रहा है, एक व्यक्ति एक पार्टी जो है एक सरकार वाली प्रणाली ला रही है। शायद ममता जी एक पार्टी के लीडर होने के नाते ये बात उन्होंने कही, लेकिन जरा सोचिए जो कानून आज के दिन में विपक्ष पर लागू होने जा रहा है, ऐसा जो विपक्ष सोच रहा है, कल अभी आपने कहा रविंदर जी कि कल ये पार्टी भी हो सकती है, कल विपक्ष में बीजेपी भी हो सकती है, बिल्कुल आप भी लागू कर सकते हैं, ये तो सभी के लिए। लेकिन याद कीजिए 42वां संशोधन जब 1976 में हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम में, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया गया, पूरे देश को धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया था। कितनी बड़ी चेंज चलिए ठीक है, बीच में माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा क्योंकि समय की भी कमी है। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल ये पूरा मामला चल रहा है और विपक्ष की तरफ से भी आवाजें उठ रही हैं और जेपीसी को बिल भेजा गया है, क्या कुछ राय मशुरा करके इसको पास किया जाएगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।